आई एम लेजेंड की कहानी को जब हम शुरू करते हैं तो एक इंटरव्यू आता है। टीवी पर एक डॉक्टर दिखाई देती है। वो डॉक्टर बड़ी ही गर्व से जनता को बताती हैं कि हमने एक ऐसी दवाई ढूंढ ली है जो कैंसर को ठीक कर सकती है। ये दवाई उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुकी है जिनकी जिंदगी कैंसर ने तबाह कर दी थी। इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछता है, अब तक आपने कितने मरीजों का इलाज किया है? डॉक्टर एलिस मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, करीब 10 मिलियन मरीजों का, और सबके सब ठीक हो चुके हैं। वो बड़े आत्मविश्वास से कहती है, इसका मतलब है कि इलाज पूरी तरह से सफल हो चुका है। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और कहानी 3 साल बाद के दृश्य में शिफ्ट हो जाती है। अब हम न्यूयॉर्क सिटी का दृश्य देखते हैं, पर ये वही चमक धमक वाला न्यूयॉर्क नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये जगह अब पूरी तरह वीरान है। सड़कें खाली हैं, कारें एक के ऊपर एक खड़ी हैं, इमारतें खाली हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर मर चुका है। अचानक हमें एक तेजी से भागती हुई रेड मास्टंग दिखती है जो इस सन्नाटे को तोड़ती है। इस कार में विल स्मिथ, जो इस मूवी के मुख्य किरदार हैं, अपने प्यारे जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ हैं। दोनों मिलकर तेजी से डियर का पीछा कर रहे हैं। विल स्मिथ और उनका कुत्ता बहुत तेजी से इस हिरण का पीछा कर रहे हैं, मानो उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। काफी संघर्ष के बाद जब वे हिरण को पकड़ने के करीब होते हैं, अचानक से एक शेरनी प्रकट होती है। वो शेरनी हिरण को झपट लेती है और उसे मार देती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, विल स्मिथ के पास वो शक्ति और स्किल्स थी कि वो शेरनी को मार सकते थे और हिरण को पकड़ सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो घड़ी की ओर देखते हैं जिसमें अलार्म बज रहा होता है। ये अलार्म उन्हें याद दिलाता है कि अब उन्हें घर लौटना है। जैसे ही शाम ढलती है, ये अलार्म उन्हें समय पर घर पहुंचने की चेतावनी देता है, क्योंकि इस वीरान शहर में इंसान भले ही नजर न आए, लेकिन म्यूटेंट्स, जो इस फिल्म में डार्क सीकर्स कहे जाते हैं, यहाँ मौजूद हैं। ये डार्क सीकर्स दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही कारण है कि विल स्मिथ का अलार्म बजता है और वो सब कुछ छोड़कर घर लौटने लगते हैं। घर लौटकर विल स्मिथ और उसका कुत्ता एक साथ खाना खाते हैं। वो अपना घर पूरी तरह सील कर लेते हैं ताकि किसी भी डार्क सीकर को उनके मौजूद होने का पता न चले। सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सारी लाइट्स बुझा दी जाती हैं ताकि किसी को भनक भी न लगे कि यहाँ कोई रहता है। विल स्मिथ अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों एक ही बाथटब में सोते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए। और इसी दौरान हमें घर के बाहर कुछ डार्क सीकर्स की आवाजें सुनाई देती हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विल स्मिथ अपने परिवार के साथ थे। वो अपनी पत्नी और बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। पैनिक का माहौल था क्योंकि वायरस फैल चुका था। एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी क्योंकि हर कोई शहर से बाहर निकलना चाहता था ताकि अपनी जान बचा सके। विल स्मिथ अपनी पत्नी से कहते हैं, कम से कम 2 हफ्तों का खाना प्लान कर लो और एटीएम से पैसे निकालकर अपने पास रख लो। उनकी पत्नी चिंतित होकर पूछती है, क्या ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा है? विल स्मिथ को भी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जवाब देते हैं, हाँ शायद। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां हर किसी को वायरस के लिए चेक किया जा रहा है। वहां एक मशीन थी जो ये बताती थी कि कौन वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं। उनकी बेटी का टेस्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन उनकी पत्नी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। सिक्योरिटी उनकी पत्नी को रोक लेती है, लेकिन विल स्मिथ, जो एक सीनियर अधिकारी हैं, सिक्योरिटी से कहते हैं कि उनकी पत्नी को दोबारा चेक किया जाए। दूसरी बार चेक करने पर मशीन बताती है कि उनकी पत्नी वायरस से मुक्त है। अब उन्हें आगे जाने की अनुमति मिल जाती है। विल स्मिथ के लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैयार किया गया ताकि उनका परिवार सुरक्षित जगह पर पहुंच सके, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रहा एक हेलीकॉप्टर डार्क सीकर्स के हमले में फंस जाता है और वो उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और हादसे में सभी लोग मारे जाते हैं, जिनमें उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल थी। ये दृश्य विल स्मिथ की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाता है। अब वो अकेले हैं। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लैब में है। वो उस वायरस का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इंसानों को म्यूटेंट्स में बदल दिया। उनकी लैब में कई संक्रमित चूहे भी थे जिन पर वो अपना इलाज टेस्ट कर रहे थे। वो लगातार अलग अलग प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर चूहे आक्रामक हो रहे थे। फिर अचानक एक चूहा जो शांत बैठा था, उस पर इलाज का असर होता दिखाई देता है। विल स्मिथ समझते हैं कि शायद उनकी दवाई काम कर रही है। वो ये तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि वो इस इलाज को इंसानों पर टेस्ट करें। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। विल स्मिथ रोज एक काम करते हैं। वो बाहर जाते हैं और एफएम रेडियो से सिग्नल भेजते हैं ताकि अगर कोई और इंसान हो तो वो उससे संपर्क कर सके। वो कहते हैं, अगर कोई मुझे सुन रहा है और मदद चाहता है तो मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें खाना और आश्रय दे सकता हूँ। विल को पूरी उम्मीद है कि शायद कोई उनकी आवाज सुनेगा। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। वो रोज दोपहर 12 बजे एक पुल पर मिलने का वादा भी करते हैं। एक दिन जब विल स्मिथ फिर से एक डियर का पीछा कर रहे होते हैं, वो और उनका कुत्ता एक अंधेरे कमरे के पास पहुंचते हैं। विल स्मिथ को वहां जाने का मन नहीं होता, लेकिन उनका कुत्ता अंदर चला जाता है। अपने कुत्ते से बहुत प्यार करने के कारण वो भी उस अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। उनकी गन में एक लाइट लगी होती है जिससे वो अपने कुत्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें उनके कुत्ते के अलावा कुछ और दिखाई देता है, डार्क सीकर्स।
इससे पहले कि वो उन पर हमला करें, विल स्मिथ गोलियों की बारिश कर देते हैं। वो अपने कुत्ते को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क सीकर्स उनका पीछा कर लेते हैं। विल स्मिथ भागते भागते एक खिड़की तोड़ते हैं और खुद को बचाने के लिए छलांग लगाते हैं। डार्क सीकर रोशनी के संपर्क में आते ही मर जाते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया था, वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब विल स्मिथ को एक नई जानकारी मिलती है। वो जानते हैं कि डार्क सीकर्स उस इलाके में मौजूद हैं और वो एक को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वो एक जाल बिछाते हैं और आखिरकार एक डार्क सीकर को पकड़ लेते हैं। वो उसे अपने लैब में ले जाते हैं और उस पर वही इलाज करते हैं जो उन्होंने उस चूहे पर किया था। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि इलाज काम कर रहा है। डार्क सीकर का दिल धड़कना कम हो जाता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन फिर अचानक वो जाग जाता है, चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। विल स्मिथ निराश हो जाते हैं। वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कहते हैं, ये दवाई मेरे लिए काम कर सकती है, लेकिन जो पहले से संक्रमित हैं उन पर नहीं। कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। डार्क सीकर्स अब ज्यादा शक्तिशाली और चालाक हो गए हैं और एक दिन विल खुद उनके जाल में फंस जाते हैं। एक दिन जब विल स्मिथ रोज की तरह अपने कुत्ते के साथ डियर का पीछा कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक जाल दिखाई नहीं देता और वो उस जाल में फंस जाते हैं। ये वही जाल होता है जैसा उन्होंने डार्क सीकर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार डार्क सीकर्स ने उसे विल के लिए बिछाया होता है। विल स्मिथ को बेहोशी आ जाती है क्योंकि उनके सिर में चोट लगती है। जब वो होश में आते हैं तो सूरज ढलने वाला होता है। वो जल्द से जल्द उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा, डार्क सीकर्स उन पर हमला कर सकते हैं। उनका कुत्ता उनके साथ ही है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बहुत मजबूत होता है। आखिरकार विल स्मिथ किसी तरह खुद को आजाद करते हैं, लेकिन इसी दौरान उनके पैर में चोट लग जाती है। वो लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करते हैं और अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। डार्क सीकर्स उन पर हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। उनका अल्फा मेल, जो काफी चालाक और ताकतवर होता है, उन पर हमला कर देता है। विल स्मिथ और उनका कुत्ता किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका कुत्ता संक्रमित हो जाता है। ये वो पल होता है जो विल स्मिथ के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। वो अपने प्यारे कुत्ते को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उसका इलाज नहीं हो सकता, तो वो उसे अपनी ही गोद में मार देते हैं ताकि उसे और दर्द न सहना पड़े। विल स्मिथ अब पूरी तरह अकेले हो चुके हैं। उनका एकमात्र साथी, उनका कुत्ता, जिसने उन्हें हर कठिनाई में साथ दिया था, अब मर चुका है। ये घटना उन्हें अंदर से तोड़ देती है। वो एक बार फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की याद आती है। उनका परिवार मर चुका है, उनका कुत्ता मर चुका है और अब वो खुद को दुनिया में पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं। अगले दिन वो गुस्से और दुख से भरे हुए होते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं और सीधा उन डार्क सीकर्स के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। उनका इरादा अब बदला लेने का होता है। वो अपने साथ कई सारे हथियार लेकर जाते हैं और डार्क सीकर्स पर हमला करते हैं, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। डार्क सीकर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो विल पर चारों ओर से हमला कर देते हैं। विल स्मिथ किसी तरह खुद को बचाते हुए वापस अपने घर लौटते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वो अपने घर में लौटते हैं और शराब पीने लगते हैं। उन्हें अब जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रह जाती। रात के समय जब वो नशे में होते हैं, तो उन्हें अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी एक कार की होती है, जिसमें दो लोग होते हैं, एक औरत और एक छोटा बच्चा। विल स्मिथ को यकीन नहीं होता कि उन्होंने असल में किसी इंसान को देखा है। वो पहले ये सोचते हैं कि ये उनका भ्रम है, लेकिन जब वो होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग असल में इंसान हैं। वो औरत का नाम एना होता है और बच्चे का नाम ईथन। ये दोनों लोग भी उसी वायरस से बचे हुए होते हैं और एक सेफ जोन की तलाश में होते हैं, जो कि वर्मोंट में है। एना बताती है कि उन्होंने विल का रेडियो संदेश सुना और उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए। वो कहती हैं कि उन्हें यकीन है कि वर्मोंट में बचे हुए इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह है जहां कोई वायरस नहीं फैला है। विल स्मिथ इस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं, मैंने 3 साल तक हर दिन ये संदेश भेजा और कोई नहीं आया। तुम कैसे जानती हो कि ये सेफ जोन असल में है? लेकिन एना का विश्वास अटूट होता है। वो कहती हैं, हमें बस वहां तक पहुंचने की जरूरत है। वहां इंसान बचे हुए हैं और हम भी बच सकते हैं। हालांकि विल स्मिथ अब किसी उम्मीद में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एना और ईथन की मौजूदगी उनके भीतर कुछ बदलाव लाती है। उन्हें अब फिर से एक परिवार जैसा महसूस होने लगता है और वो एक बार फिर अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस वायरस का इलाज ढूंढने का। विल स्मिथ एना और ईथन को अपने घर में ले आते हैं, जहां वो उन्हें अपनी लैब दिखाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो पिछले 3 सालों से इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एना को लगता है कि शायद उनका इलाज काम कर सकता है, लेकिन विल स्मिथ अब इस पर विश्वास खो चुके होते हैं। फिर भी एना और ईथन की मदद से वो एक बार फिर से अपने प्रयोग पर काम शुरू करते हैं, लेकिन तभी डार्क सीकर्स उनके घर का पता लगा लेते हैं। उनका अल्फा मेल अपने पूरे समूह के साथ विल स्मिथ के घर पर हमला कर देता है। अब कहानी एक अंतिम मोड़ पर पहुंचती है।
डार्क सीकर्स उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं और विल स्मिथ, एना और ईथन खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एना कहती है कि उन्हें तुरंत घर छोड़कर उस सेफ जोन की तरफ भागना चाहिए, लेकिन विल स्मिथ का इरादा कुछ और होता है। वो अपने लैब में जाते हैं और उस डार्क सीकर को देखते हैं जिस पर उन्होंने इलाज किया था। उसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि इलाज ने काम किया है। अब उनके पास एक इलाज है जो इस वायरस को रोक सकता है और इंसानों को वापस सामान्य बना सकता है। वो एक शीशी में इलाज को भरते हैं और एना को देते हैं। वो कहते हैं, तुम इस इलाज को लेकर वर्मोंट जाओ और इसे वहां के लोगों तक पहुंचाओ। ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। लेकिन अब डार्क सीकर्स घर में घुस चुके होते हैं। उन्हें रोकने का एक ही तरीका होता है, खुद को बलिदान करना। विल स्मिथ, एना और ईथन को एक सुरंग के जरिए घर से बाहर भेजते हैं और खुद उन डार्क सीकर्स को रोकने के लिए पीछे रह जाते हैं। अंत में वो एक ग्रेनेड लेकर उन डार्क सीकर्स के बीच कूद जाते हैं और विस्फोट कर देते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। लेकिन एना और ईथन को बचने का मौका मिल जाता है। कहानी के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि एना और ईथन उस सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं जहां वो इलाज को वैज्ञानिकों के हवाले कर देते हैं। अब इंसानियत के पास एक उम्मीद है, विल स्मिथ का इलाज। विल स्मिथ ने अपने बलिदान से दुनिया को बचा लिया। आई एम लेजेंड का ये संदेश होता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसानियत के पास हमेशा एक उम्मीद होती है और यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।